नमस्कार। तो आखिरकार पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू हो गया और 3 हफ्ते से लगातार युद्ध चल रहा है। आइए समझते हैं कि युद्ध क्यों होते हैं। और आज ये जो हमारे बीच वेस्ट एशिया में युद्ध हो रहा है, इसके कारण क्या है। सबसे पहले इतिहास के पन्नों से गुजरते हैं और मानव जाति के इतिहास के बारे में समझते हुए इस पर एक नज़र दौड़ाते हैं कि प्रिमिटिव टाइम्स में मनुष्य जाति कैसे रहती थी और युद्ध कैसे होते थे। जब से हम लोगों ने गोत्रों में रहना शुरू किया, कबीलों में रहना शुरू किया, तब से युद्ध हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बना रहा। इसीलिए अक्सर मैं तो इसे नेचुरल लॉ के तहत ही रखता हूँ। हालांकि ये दुर्भाग्य है, ये मनुष्य जाति का दुर्भाग्य है, लेकिन हम अभी तक युद्ध से ही बहुत सारी समस्याओं को हल करते आए हैं। गोत्रों में जब भी एक गोत्र के पास अन्न, वस्त्र और दूसरे सुविधाओं की कमी होती थी, जैसे ज़मीन, जैसे पशुपालन और भी दूसरी जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी उस वक्त, तो हम दूसरे कबीले पर आक्रमण करते थे। कबीला कबीला या गोत्र गोत्र आपस में लड़ते ही रहते थे। औरतें छीन ली जाती थी, उन्हें दासी बना के रखा जाता था। आदमियों को भी दास बनाया जाता था, औरतों से बच्चे पैदा किए जाते थे और अपने कबीले की तादाद को बढ़ाया जाता था। उस वक्त नंबर्स का बड़ा महत्व था। तो आपके कबीले में ज़्यादा नंबर हो ताकि वो मेहनत भी ज़्यादा करें, श्रम ज़्यादा करें और युद्ध में वो सहायता करें। तो इस दृष्टि से नंबर का बड़ा महत्व था। ये सिलसिला मनुष्य जाति के साथ हज़ारों साल चला और जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी प्रगति हुई, हमने एग्रीकल्चर ढूंढा, इजाद किया, पहिए का आविष्कार हुआ और भी नई चीज़ें आती गई। मनुष्य जाति नदी के किनारे सभ्यता बनानी शुरू की और धीरे धीरे राज्य विकसित होने लगे और फिलॉसफी, कला, मंदिर, इस तरह की चीज़ों का निर्माण हुआ। यूँ हम कह सकते हैं कि एक अलग वर्ग ने जन्म लिया, जिसे हम विप्र कह सकते हैं, प्रीस्ट क्लास, या बुद्धि से जो उन्नत व्यक्ति थे उनका डेवलपमेंट हुआ ओवर द पीरियड ऑफ सेंचुरीज। उससे पहले जो मनुष्य जाति थी उसमें भुजबल से ही चीज़ें तय होती थी। माइट इज़ राइट, ये प्रिंसिपल था। आप मैदान में ही एक दूसरे के साथ लड़कर, कट कर ही चीज़ों को सॉल्व करते थे, समस्याओं को सॉल्व करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये प्रीस्ट क्लास सामने आया तो इसने कुछ नियम दिए, कुछ विधि विधान दिए, ईश्वर की व्याख्या हुई, बहुत से फ़लसफ़े आए, धर्म की बात हुई, अध्यात्म की बात हुई, संगीत आया, साहित्य आया और धीरे धीरे जो वॉरियर क्लास था, क्षत्रिय क्लास, उस पर अंकुश लगा। अब युद्ध के भी नियम बनने लगे, जैसे रात को आक्रमण नहीं करना, इस तरह के नियम हुए, औरतों को नहीं मारना, इस तरह के नियम हुए, बच्चों पर आक्रमण नहीं करना, इस तरह के नियम हुए, और भी कई तरह के नियम कि आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो ये विधि विधान प्रीस्ट क्लास लेकर आया। हालांकि उसमें कई बार गड़बड़ियाँ तो होती ही थी। जैसे महाभारत का युद्ध हमारे सामने है तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी हुई हैं, लेकिन युद्ध का ढांचा बदला और क्षत्रिय ही युद्ध करते थे, लेकिन परमिशन प्रीस्ट क्लास की थी। और इसमें कई बार जो गड़बड़ियाँ देखी गई वो इस प्रकार से थी कि जैसे कई बार एक राजा का मन किसी दूसरे राजा की राजकुमारी को देखकर हुआ कि मैं इससे शादी करूं। उसे मोहब्बत हो गई देख के, उसने चाहा कि मैं शादी करूं। तो अब राजा की इस अजीब सी जिद को पूरा करने के लिए कई बार युद्ध करना पड़ता था। तो उसके बहाने ढूंढे जाते थे कि बॉर्डर पर इस तरह से कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, या दूसरे राज्य ने हमारे राज्य में चोरी की है, या वहाँ के कुछ लोग यहाँ पर गलत काम कर रहे हैं। ये इस तरह से प्रोपेगेंडा करके एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उसको जीत कर और उसकी राजकुमारी भी लेकर और आधा राज्य लेकर इस तरह से कंट्रोल करता था। तो बेसिकली कंट्रोल या प्रभुत्व या पावर की लड़ाई चलती रही।
वक्त बदला, समाज बदला, चीज़ें बदली, विज्ञान का युग आया। पिछले 600 साल में हमने देखा कि विज्ञान के आने से बहुत परिवर्तन हुआ है। और परिवर्तन में सबसे बड़ी बात जो सामने आई कि मर्चेंट क्लास, अगर आप सोशल साइंसेस को थोड़ा भी पढ़े हों तो लिबरलिज्म का एक दौर है जिसका जिक्र हर पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक में है, इतिहास की पुस्तक में है, जिसे लाइसेंस फेयर के नाम से जाना जाता है, लेट इंडिविजुअल बी अलोन। ये मर्चेंट क्लास की एक मूवमेंट थी, लेकिन उसमें मदद मर्चेंट क्लास को वैज्ञानिक लोगों की मिलती थी। नए नए आविष्कार हो रहे हैं विज्ञान में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी, हर एरिया में, इवन सोशल साइंसेज में भी। और मर्चेंट क्लास एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बिजनेस कर रहे हैं, नए राज्य को डेवलप कर रहे हैं, नई सभ्यता का विकास कर रहे हैं, ये हो रहा था। तो ये वैश्य युग की शुरुआत हम कह सकते हैं। और इससे नई चीज़ें सामने आई और साथ ही साथ हथियार बनाने के नए चीज़ सामने आई। हमारे पास पहले गन आया, उसके बाद मशीन गन आई, उसके बाद टैंक्स आए, उसके बाद वॉर वेपन्स में जेट्स आए, बॉम्ब्स आए, और पिछले 100 साल में हमने बहुत ईजाद किए नए बॉम्ब्स। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में भी हमने बड़ी तबाही देखी, और जिसकी वजह बेसिकली इसी मर्चेंट क्लास की एक अंधी दौड़ कंट्रोल की, फाइनेंस की, पावर की थी। और अब इसमें एक नई चीज़ देखने को मिली कि ये मर्चेंट क्लास हमेशा पीछे रह के ही काम करता रहा है और सामने नेता को या राजनेता को रखता रहा। जैसे हमने वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन सिर्फ हिटलर जिम्मेदार था, ये सोचने वाली बात है। क्या सिर्फ हिटलर की वजह से ही सब कुछ हुआ? ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत गहरे में अध्ययन करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के भी, तो उसमें पाएंगे कि आर्म्स रेस एक बहुत बड़ी बात थी जिसकी वजह से युद्ध हुए। आर्म्स रेस इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी कि हथियार इतने बन गए थे कि उसकी खपत होना ज़रूरी थी, नहीं तो वो महा वेस्टेज हो जाता। उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे अलग अलग कंट्रीज़ में, उसके ज़रिए जो ट्रेड हो रहा था, और उस ट्रेड की वजह से जो मार्केट प्राइस में कई बार जो क्लैश होता था अलग अलग कंट्रीज़ में, जिसको वहाँ के बिजनेसमैन रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनमें जो तालमेल नहीं हो रहा था, वो एक नई समस्या बनती जा रही थी। और आज के समय में देखें तो वही एक समस्या है। आज का युग बेसिकली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का युग है। आज का युग बेसिकली बड़े बिजनेसमैन का युग है, बड़ी बिजनेस कंपनीज का युग है। और अगर हम अपने पॉलिटिकल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करें तो हमारा पॉलिटिकल ढांचा, चाहे वो डिक्टेटरशिप का हो, जो कि बहुत कम कंट्रीज़ में है, लेकिन जो डेमोक्रेसी का ढांचा है वो पूरी तरह से पैसे वालों पर ही निर्भर करता है। क्योंकि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और ये पैसे देने वाली जो सत्ताएं हैं वो बिजनेस लॉबी है। तो इस तरह से बिजनेस लॉबी अपने पॉलिटिशियंस पर एक नियंत्रण बनाए रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्रीस्ट क्लास ने वॉरियर क्लास पर अपना नियंत्रण बनाए रखा था। आज भी वही सिलसिला है, लेकिन ढंग दूसरा है। तो हमारे वेस्ट एशिया में जो युद्ध का गहरा कारण है वो बेसिकली अर्थव्यवस्था से ही जुड़ा है। मोटा मोटी अर्थव्यवस्था गहरा कारण है, लेकिन उसके साथ राजनीति तो है ही, उसके साथ शक्ति का प्रदर्शन तो है ही, उसके साथ साथ अपना एक देश को महान सिद्ध करने की कोशिश तो है ही, लेकिन वो नैरेटिव में सेट होता है। अभी नैरेटिव कैसे सेट होता है और इस नैरेटिव का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसमें मीडिया कितना बड़ा रोल प्ले करती है, वो सही रोल है या गलत रोल है, ये हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही कि युद्ध के गहरे कारण आर्थिक हैं, वो इकोनॉमिक से जुड़ी हुई समस्या है जिसका हल बातचीत से कर नहीं पाते। और दुर्भाग्य ये है कि हमारा जो आज का इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसे हम कैपिटलिज्म भी कहते हैं, उसमें मौलिक बात ये है कि कई बार प्रोडक्ट्स इतने बड़ी तादाद में, इतने बड़ी मात्रा में बन जाते हैं कि उसकी खपत कभी कभी ठीक से हो नहीं पाती। तो कुल मिला के सारांश ये है कि आज के समय में जो युद्ध हो रहे हैं उसके गहरे कारण आर्थिक हैं, लेकिन साथ साथ उसमें राजनीति और शक्ति का प्रयोग भी शामिल है। तो अर्थव्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था जो हमारी है उसमें कुछ
कमज़ोरियां हैं, उसमें कुछ त्रुटियां हैं। तो अगर उन त्रुटियों को दूर कर सकें हम, और अगर हम उन त्रुटियों में रिफॉर्म ला सकें पूरे इकोनॉमिक वर्ल्ड में, तो शायद बड़े पैमाने पे हम युद्ध से बच सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जैसे हम अभी देख रहे हैं, और मीडिया के ज़रिए हमारे पास ढेर सारी खबरें भी आती रहती है कि इतने करोड़ों रुपए का ये विमान, इतने अरबों रुपए का ये जेट, मिसाइल, ड्रोन, ये सब इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि इतना धन, जैसे दिवाली में पटाखे उड़ाए जाते हैं, फुलझड़ियाँ चलाई जाती है, उस तरह से हो रहा है। कहाँ पूरे विश्व में 40 से 50% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। भारत में ही 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, और 1000 से 5000 रुपये कमाने वाले लोग बाकी 20%, 30% हैं। तो वहाँ आप अरबों रुपए इस तरह से उड़ा रहे हैं, तो क्या ये सही हो रहा है? क्या ये हमारे मनुष्य होने की मनुष्यता पर एक प्रश्न नहीं है? शांति से समझौता करें, ये एक बात है, लेकिन मैं इशारा करना चाहूँगा कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी ख़राब है। हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो प्योरली प्रॉफिट बेस्ड है, दुर्भाग्य ये है हम जो बनाते हैं आधुनिक युग में, ये जो मर्चेंट क्लास ने जो भी काम किया है वो केवल धन कमाने के लिए किया है। उन्होंने ये ख्याल नहीं किया कि इस धन कमाने के रास्ते में हम कितने ख़तरनाक होते जा रहे हैं, हम कितना मानवीय शोषण करते जा रहे हैं, और हम अरबों लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल कर अपने इस प्रॉफिट मोटिव पर काम कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। अगर इसका हमें कहीं से कोई हल मिल जाए तो डेफिनेटली हम थोड़ी सी बेहतर अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। तो अगले एपिसोड में इसी से जुड़े हुए कुछ नए तत्व, नए बिंदुओं पर बात करूंगा। और हाँ, अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।